हेलो गाइस। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम जानेंगे भारतीय संविधान के बारे में कि भारतीय संविधान की रूपरेखा कब तैयार हुई और कैसे तैयार हुई, और कौन कौन से वो कारण थे जिनसे भारतीय संविधान की रूपरेखा तैयार करने की ज़रूरत पड़ी। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से 1757 से लेकर और 1892 तक अंग्रेज़ों ने किस तरह से कानून बनाए और उनको ज़रूरत क्यों पड़ी, कौन कौन से कारण थे जिन्होंने अंग्रेज़ों को इस चीज़ के लिए उकसाया कि वो कानून बनाए। तो सबसे पहले आता है आपका बैटल ऑफ प्लासी। तो बैटल ऑफ प्लासी आपको पता है कि ये 1757 में हुई थी, प्लासी का युद्ध, और ये हुआ था सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच में। सिराजुद्दौला जो कि बंगाल का नवाब था, कलकत्ता का नवाब था, और अंग्रेज़ों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव जो है वो इसके साथ युद्ध में लड़ा था। ये देखिए सिराजुद्दौला 1757 में इन दोनों के बीच में हुआ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कमांडर था उनकी सेना का, और जो सिराजुद्दौला है उसका कमांडर था मीर जाफ़र। इसका सेनापति था मीर जाफ़र। उसके बाद ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पर, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर नदिया जिले के गंगा नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान पर हुआ। इसे मैं आपको मैप भी दिखाऊंगा बड़े अच्छे तरीके से। बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब हार गया था। इस युद्ध को कंपनी की जीत नहीं मान सकते, क्योंकि युद्ध से पूर्व ही नवाब के 3 सेनानायक, उसके दरबारी, क्लाइव ने षड्यंत्र कर लिया था उनके साथ मिलके। क्लाइव ने मीर जाफ़र को कहा कि मैं आपको नवाब बनाऊंगा अगर आप कंपनी का साथ देते हैं, यानी अंग्रेज़ों का साथ देते हैं तो इसलिए मीर जाफ़र के बेटे मीरन ने नवाब की हत्या कर दी थी, और यहीं से भारत की दास्तां की कहानी शुरू होती है। तो ये आपके सामने मैप आ गया है, ये देखिए। ये यहाँ से शुरू करते हैं हम। ये पूरा का पूरा वेस्ट बंगाल है। बाउंड्री देखिए, ये नीचे बे ऑफ बंगाल आ जाती है, और यहाँ पर ये देखिए ये कलकत्ता, ये हुगली रिवर है यहाँ से, ठीक है, हुगली आ जाता है यहाँ पर। और उसके बाद ये पलासी है आपका, यानी मुर्शिदाबाद इससे आगे रह जाता है। ये 22 मील इधर है पलासी, यहाँ पर युद्ध हुआ था। इधर उत्तर प्रदेश आ जाता है आपका, सॉरी बिहार। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट। ये पिक्चर देखिए आप, रॉबर्ट क्लाइव और उनके जो सेनापति था मीर जाफ़र और नवाब जो थे उनके, वो किस तरह से अंग्रेज़ों से मिलते हुए बात कर रहे हैं, इनके साथ मिल गए थे। उसके बाद 1764 का टाइम आता है। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी ख़त्म होता है। उसके बाद धीरे धीरे 1764 का टाइम आ जाता है, और फिर बक्सर में एक युद्ध होता है। बक्सर यानी कि बिहार, बिहार के अंदर एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है बक्सर, जो उत्तर प्रदेश के साथ थोड़ी सी बाउंड्री उसकी शेयर करता है, वो अपनी लगती है। तो बक्सर का युद्ध 1764 में, ये भी बड़ा निर्णायक युद्ध साबित होता है हिंदुस्तान के इतिहास में। और इस तरह से जो ब्रिटिशर्स हैं, जो अंग्रेज़ जो हैं, उनको एक बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है इससे। वो किस तरह से होता है ये हम देखते हैं अभी। देखिए सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो युद्ध हो रहा है वो किस किस के बीच में हो रहा है। देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज़ों के बीच में था। अब अंग्रेज़ों का सेनापति था हेक्टर मुनरो। तो उसमें हमने देखा था कि अंग्रेज़ों का सेनापति जो प्लासी के युद्ध में, वो था रॉबर्ट क्लाइव। अब यहाँ पर कौन कौन है, एक तो है मीर कासिम। अब मीर कासिम कौन है, देखिए मीर जाफ़र को मार दिया मीरन ने, मीर जाफ़र मर चुका था। मीर जाफ़र के बाद बना मीर मीर जाफ़र के बेटे मीरन ने सिराजुद्दौला को मार दिया था, और सिराजुद्दौला के बाद बना मीर जाफ़र नवाब। अब मीर जाफ़र को हटा दिया अंग्रेज़ों ने, और उसके बाद बना मीर कासिम। मीर कासिम था बंगाल का नवाब। मीर कासिम जो है वो बंगाल का नवाब था, यानी कलकत्ता जिसको बोलते हैं हम, वहाँ का नवाब। उसके बाद सिराजुद्दौला, सुजाउद्दौला, सिराजुद्दौला अवध का नवाब। शाह आलम सेकंड, ये था मुग़ल एम्परर।
ठीक है, मुगल वंश से संबंधित था। अब ये तीनों मिल गए थे, ये तीनों मिलकर अंग्रेजों को हराना चाहते थे। उसके बाद ये देखिए बक्सर का युद्ध 1764 में होता है। हेक्टर मुनरो मुगल और नवाबों की सेनाओं के बीच, बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, ये तीनों अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े थे। अंग्रेज़ों की जीत हो गई थी इसमें, और इस जीत के साथ ही पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बांग्लादेश का दीवानी और राजस्व अधिकार जो है वो अंग्रेज कंपनी के हाथ में चला गया था। अब मैप में हम देखते हैं कि बक्सर कहाँ है। ये देखिए, ये है आपका बिहार, ठीक है, और इसमें आप देख सकते हैं कि ये आपकी गंगा रिवर है, ये आपका उत्तर प्रदेश लग जाता है, और ये है आपका बक्सर। बक्सर बिहार के अंदर है, और यहीं पर जो बैटल होती है बक्सर की 1764 में, जो तीन सेनाओं के विरोध में अंग्रेजी सेनापति हेक्टर मुनरो जो है वो युद्ध को जीत लेता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इंडिया में जो है वो ब्रिटिशर्स जो हैं उनको कहाँ कहाँ बेनिफिट होता है। एक तो बंगाल के अंदर होता है, एक उड़ीसा में होता है, ठीक है, एक झारखंड में होता है, और इस तरह से उनको काफ़ी सारे स्टेट्स की जो है वो टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करने की जो परमिशन है वो उनको मिल जाती है। नवाब वहाँ पर हार जाते हैं। उसके बाद ज़रूरत पड़ती है उनको रूल्स बनाने की, ताकि वो अच्छे से रूल कर सकें इंडिया के ऊपर। तो इस तरह से वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो है वो लेकर आते हैं सबके सामने। उसके बाद देखिए रेगुलेटिंग एक्ट 1777 में क्या होता है। 1773 में कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित हो गया। यानी कंपनी पहले डायरेक्ट रूल कर रही थी, वहाँ कोई पार्लियामेंट नहीं थे, लेकिन यहाँ पर अब पार्लियामेंट आ गई है। बंगाल का जो गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब पहले सीधा गवर्नर था वो, अब उसके नाम को बदलकर गवर्नर जनरल उसको बना दिया गया, और उसको एक पावर दे दी कि मुंबई और मद्रास के जो गवर्नर है वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन आएंगे। तो इस एक्ट के तहत पहला गवर्नर जनरल जो बना वो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स बना। उसके बाद कोलकाता में गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के 4 सदस्य हैं वो सत्ता का उपयोग करते थे। यानी कि गवर्नर जनरल होता था एक, उसकी परिषद में 4 मेंबर होते थे, वो सभी के सभी मिलकर पावर का यूज़ करते थे। जो काम उनको करना होता था वो पांचों मिलकर करते थे। और इसी अधिनियम के अंतर्गत 1774 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कोलकाता में की गई। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि सबसे पहले उच्चतम न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई या फिर कब की गई। और इसमें मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो थे सर एलिजा इम्पे, और इसके साथ 3 अन्य न्यायाधीश और थे। ये था आपका एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इसको आप अच्छे से याद रखें। इसमें गवर्नर जो है, गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। और उसके बाद 1774 में सुप्रीम कोर्ट जो है वो कलकत्ता में बनाई गई। याद रखना है इस चीज़ को, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि 1773 के बाद एक चीज़ और बहुत ही आपको याद करने में आसानी रहेगी। 1773 से कानून बनने शुरू होते हैं अंग्रेज़ों के द्वारा, तो इनको आप 20-20 साल के अंतराल पर याद रखिए। 20-20 साल का डिफरेंस, 1773 में, फिर 1793 में, फिर 1813 में, फिर 1833 में, और फिर 1853 में। ये इन 20-20 साल का आप डिफरेंस याद रखिए कि पहले उन्होंने 1773 में कानून बनाया, फिर 1793 में, फिर 1813 में, फिर 1833 में, और फिर 1853 में। इतना याद करने के बाद आपको सिर्फ एक 1784 का एक्ट याद रखना है। 20-20 साल पर तो ये बना दिया उन्होंने, सिर्फ एक 1784 का याद करना है आपको। बाकी सब 20-20 साल के अंतराल पर बनाए गए हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इससे आपको याद करने में आसानी रहेगी। ये है आपका पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट 1784।
यही था जो सिर्फ बीच में एक बना है, बाकी सभी 20-20 साल बाद में जहाँ से क्वेश्चन आते हैं हमारे 20-20 साल के बाद में जो है उन्होंने अंतराल के ऊपर वो कानून बनाते रहे, अधिनियम बनाते रहे। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट बहुत ही सिंपल सा है, कुछ ज़्यादा इसके अंदर कुछ किया नहीं था। 2 बोर्ड बनाए गए थे, वो बोर्ड कौन से थे वो हम देखते हैं। ये देखिए, ये 2 बोर्ड बनाए गए थे 84 का जो एक्ट था उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी कि व्यापारिक मामलों के लिए जो भी बिजनेस चल रहा था, किसी को बिजनेस की परमिशन लेनी है या बिजनेस की देखभाल करनी है, किससे रिवेन्यू लेना है, किससे टैक्स लेना है, कितना टैक्स लेना है, वो सारा का सारा काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखते थे। फिर देखते थे बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स कौन थे, वो थे राजनीतिक मामलों के लिए कि पॉलिटिक्स में किसको कैसे क्या करना है, कहाँ किसको पोस्ट देनी है, कहाँ किसको कौन सी पोस्ट देनी है, किसको हटाना है, पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, वो सारी चीज़ें बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स देखता था। उसके बाद अगर हम बात करें, ये देखिए ये आ गया आपका 1793, यानी कि पहला हमने पढ़ा 1773 में, उसके बाद 1784 का, उसके बाद चार्टर एक्ट ऑफ 1793, इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। यानी कि जो आपके 1784 उसमें नियंत्रण बोर्ड के सदस्य और कर्मचारी जो थे उनको वेतन भारतीय राज्यों में से देने की व्यवस्था की गई। अब यहाँ पर देखिए आप, ये जो 2 बोर्ड बनाए गए थे इनकी सैलरी कौन देता था? ब्रिटिशर्स, इनको ब्रिटिश कंपनी देती थी। लेकिन जो 1793 का एक्ट आया इसके अकॉर्डिंग जो इन दोनों के सदस्य थे उनको सैलरी कहाँ से देनी थी? इंडिया से, यानी कि जो इंडियन स्टेट्स थी वहाँ से जो रिवेन्यू कलेक्ट होता था वहीं से उनको वेतन देने की व्यवस्था जो है वो की गई। उसके बाद अगर हम बात करें चार्टर एक्ट ऑफ 1813, देखिए 20 साल का डिफरेंस आ रहा है सभी में। ये भी देखिए, सबसे पहला 1773, फिर 1793, फिर 1813, 20-20 साल के डिफरेंस पर कंपनी का अधिकार पत्र 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। यानी कि ब्रिटिश की जो पार्लियामेंट थी उसने कहा कि ठीक है कंपनी 20 वर्षों के लिए और अपना व्यापार जो है यहाँ पर कर सकती है, उसको अधिकार दे दिया गया। लेकिन उससे एकाधिकार छीन लिया व्यापार करने का। अब जो है वो बाउंड हो गई थी। अब जैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट कहती थी वैसे उसको व्यापार करना पड़ता था। लेकिन चीन के साथ व्यापार करने में और पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए एकाधिकार कुछ सीमाओं के साथ सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया। तो यानी कि उन्होंने कहा कि 20 साल तक आप एकाधिकार रहेगा आपका चीन के साथ व्यापार करने में और पूर्वी देशों से चाय के व्यापार में। लेकिन इंडिया के अंदर आपको जो व्यापार करने का जो राइट मिला हुआ था वो अब पूरी तरह से फुल फ्लैश आपके पास नहीं है, ब्रिटिश पार्लियामेंट उसको कंट्रोल करेगी। ये इसके अंदर लिखा गया था। तो इसमें हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो वो आपको लिखनी है, याद रखनी है, वो ये है कि व्यापार करने का एकाधिकार छीन लिया था ब्रिटिश पार्लियामेंट ने और चीन और पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए एकाधिकार जो है वो दे दिया गया था कुछ सीमाओं के साथ, यानी कुछ लिमिटेशंस बना दी गई थी उनके साथ। अब देखिए यहाँ पर हमने पढ़ा 1813, अब 1833, 20 साल के डिफरेंस के बाद क्या आता है? देखिए कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। ठीक है, पहले 20 साल के लिए बढ़ाया गया था उनको। चीन और चाय पूर्वी देशों के साथ चाय का संबंध जो है व्यापार उनका चल रहा था, लेकिन वो ख़त्म कर दिया। अब कंपनी का काम क्या रह गया? भारत का शासन करना। किसकी तरफ से? ब्रिटिश सरकार की ओर से। अब ब्रिटिश सरकार की वो कठपुतली कह सकते हैं हम कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो ब्रिटिश सरकार की कठपुतली बन गई थी। अब बंगाल का जो गवर्नर जनरल बनाया था, तो सबसे पहला गवर्नर जनरल हमने पढ़ा था कि वारेन हेस्टिंग्स था। ठीक है, उसके बाद जो बंगाल का गवर्नर जनरल है उसे भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, क्योंकि पहले जैसा आपने पढ़ा था कि बंगाल के गवर्नर जनरल के अंडर कौन कौन आते थे? एक तो बॉम्बे का जो गवर्नर है वो आता था, बॉम्बे, और एक मद्रास का जो गवर्नर था वो आता था। लेकिन अब क्या कर दिया गया कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल है वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल रहेगा। यानी कि अब सिर्फ बॉम्बे और मद्रास ही नहीं बल्कि जहाँ पर भी ब्रिटिश जो टेरिटरी थी उन सभी के ऊपर जो है वो बंगाल का गवर्नर जनरल ही हेड रहेगा। अब इसी एक्ट के अकॉर्डिंग भारत के अंदर जो है दास प्रथा ख़त्म कर दी गई।
1843 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। हर एक कंट्री के अंदर अलग अलग टाइम पर दास प्रथा को ख़त्म किया गया है, तो भारत में इसे ख़त्म किया गया 1843 में। उसके बाद भारत में कानूनों का वर्गीकरण कर दिया गया, यानी कि जैसे आजकल हम पढ़ते हैं कि यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, फिर कंकरेंट लिस्ट है, यानी कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जिस तरह से आज हमारा कानून बटा हुआ है संघ, राज्य और समवर्ती सूची में, इसी तरह से ब्रिटिशर्स ने अलग अलग विषयों को अलग अलग भागों में रखा और सबसे पहले लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में पहला विधि आयोग यानी कानून आयोग बनाया गया। विधि का मतलब होता है कानून, कानून आयोग बनाया गया। इसमें व्यवस्था की उन्होंने कि पूरे देश के लिए एक ही बजट होना चाहिए और अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया जाना चाहिए। और ये आपको पता है, अंग्रेजी को जो शिक्षा का माध्यम बनाने के पक्षधर थे हमारे राजा राम मोहन राय और उनके साथ लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये आपको अच्छे से पता है। राजा राम मोहन राय, जिन्हें पुनरुजागरण का पिता कहा जाता है। और उसके बाद हम बात करते हैं, ये देखिए ये 1833, उसके बाद 20 ईयर्स के बाद में 20 साल के बाद में क्या आएगा 1853, 1853 चार्टर एक्ट। 1853 में कौन सा एक्ट आया था ये देखते हैं हम। महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई। तो अब उन्होंने क्या कहा 1853 में कि जितने भी पोस्ट हैं उन सब के ऊपर डायरेक्ट किसी का नाम मत रखो, प्रतियोगी परीक्षाएं करवाओ और फिर उनके आधार पर पद को भरो। 1854 में इसी के लिए एक मैकाले समिति का आयोजन नियुक्ति की गई थी। परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए थे। जैसे आपने गवर्नर के बारे में पढ़ा था कि उसके साथ 4 पार्षद होते थे, पार्षद होते थे जो उनके साथ मिलकर काम करते थे। तो इस तरह से परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए जिन्हें विधान पार्षद कहा गया। अब सबसे बड़ी बात मैं आपको यहाँ पर एक बताना चाहूँगा कि जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसको किस नाम से पहले जाना जाता था, वो देखिए उसको जाना जाता था ICS यानी कि इंडियन सिविल सर्विस, जिसको आज हम सिविल सर्विसेज के नाम से जानते हैं, उसको बोला जाता था पहले इंडियन सिविल सर्विसेज। तो इंडियन सिविल सर्विसेज सबसे पहले इसका एग्ज़ाम हुआ था 21 अप्रैल 1793 को। ठीक है, ये उस एक्ट में आया था 1793 के एक्ट में। इसको आप याद रखना कि इंडियन सिविल सर्विसेज की शुरुआत 1793 में हो चुकी थी और 21 अप्रैल को 1793 को जो है फर्स्ट एग्ज़ाम हुआ था, वो आयोजन किया गया था उसका। 1853 के बाद आप देखिए, अब थोड़ा सा आपको ध्यान लगाने की ज़रूरत है। 1858 यानी कि 1853 की साल तक तो आप कर लेंगे, 20 साल का डिफरेंस है। लेकिन 1858 से पहले और 1853 के बाद में एक बड़ी इम्पोर्टेंट जो है घटना घटती है, बहुत ही महत्वपूर्ण घटना, वो होती है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति के बाद कानून में काफ़ी सारे जो हैं उनमें चेंज किया गया, उनमें बदलाव किया गया, परिवर्तन किया गया। तो देखिए क्या क्या बदलाव हुए थे, क्या क्या परिवर्तन हुए थे, वो देखिए हम बताते हैं आपको। भारत का शासन जो है कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया, ब्रिटिश क्राउन के हाथों में। ठीक है, यानी कि ब्रिटिश की जो महारानी थी उसके हाथों में चला गया। मंत्री पद की व्यवस्था कर दी गई भारत में। 15 सदस्यों की भारत परिषद, 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार द्वारा और 7 सदस्य कंपनी के निदेशक मंडल से। मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया, जो हमने देखा था जैसे बहादुर शाह जफर को पेंशन मिलती थी। उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपने पढ़ा था कि जो व्यापारिक मामले देखते थे, और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स जो राजनीतिक मामलों को देखते थे, उन सबको ख़त्म कर दिया गया। और भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति, यानी कि भारत की तरफ से एक राज्य सचिव, स्टेट सेक्रेटरी जो है, उसकी नियुक्ति ब्रिटिश मंत्रिमंडल में की गई थी, जो कि ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। उसके बाद गवर्नर जनरल का नाम बदलकर अंतिम वायसराय कर दिया गया।
और आपको पता है कि जब 1857 की क्रांति होती है तो उस समय जो गवर्नर जनरल है वो कौन होते हैं? कैनिंग। और कैनिंग को अब क्या बना दिया गया? कैनिंग को अब प्रथम वाइसराय बना दिया गया, जो कि लास्ट गवर्नर जनरल था इंडिया के अंदर, वह प्रथम वाइसराय बना लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद आता है आपका 1873 का अधिनियम। 1853 के बाद 1873, 20 साल का डिफरेंस है। इसके द्वारा उपबंध किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है, और 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किस अधिनियम के तहत भंग किया गया, या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को कब भंग किया गया। उसके बाद एक छोटा सा जो इम्पोर्टेंट है, वैसे एक ही रूल आप करें, शाही उपाधि अधिनियम 1876 का 1876 में। इसमें क्या हुआ कि 1876 में 1876 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी, थोड़ा सा गलत हो गया है, भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दिया गया था। विक्टोरिया वहाँ की रानी का नाम नहीं था, ये एक पोस्ट का नाम होता है। जैसे हम बोलते हैं कि राजा, जैसे राजा लगाते हैं हम कि राजा उसके बाद नाम आता है, तो इस तरह से विक्टोरिया वहाँ का एक टाइटल है जो वहाँ के जो राजवंशी है उनको दिया जाता था। भारत परिषद अधिनियम 1892 में पास किया गया। इसके अकॉर्डिंग क्या था कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई। उसके बाद राज्यसभा और बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति भी उनको दे दी गई, लेकिन वो उसमें कुछ बदलाव नहीं कर सकते थे। ये काम भारतीयों के लिए किया गया। तो ये था 1892 तक का हमारा जो इतिहास है भारतीय संविधान का अंग्रेज़ों के टाइम में। उसके बाद जो जो परिवर्तन हुए वो नेक्स्ट वीडियो में।